AI इज अ बुक। उस बुक के ना अंदर एक चैप्टर है जिसको हम डेटा साइंस कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ पे कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आपको लग रहा है कि जॉब चली जाएंगी या वो ह्यूमंस की जगह ले लेगा। IoT डिवाइसेस को यूज किया डिटेक्ट करने के लिए कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। मैं खुद ये बात करती हूँ कि एआई को चलाने वाले भी हम ही हैं। जब हमें कुछ नहीं आएगा बल्कि इसको वो कहते हैं आप इसको सीख लो कि इसको चलाना है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों जॉब के लिए हायर करता है लोग? डिफरेंट जो जैसे अमेज़न पे क्यों जॉब्स आ रही है? और लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, अपनी ब्रांडिंग करना शुरू करो, क्योंकि ये भी एक स्किल है जिसको आप सीख लो। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रदा नकवी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि लास्ट जो पॉडकास्ट मैंने किया उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डीएम्स में मुझे कहा कि भाई हमें एआई के बारे में मज़ीद जानना है, एमएल के बारे में जानना है, मेटावर्स क्या है, और काफ़ी जो है ना मुझे इसके ऊपर डीएम्स आए। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो क्यों ना एआई बेस ही होना चाहिए। तो आज का जो हमारे गेस्ट हैं वो नेशनल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ थिंक टैक्स। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं अपने जो गेस्ट है आज उनसे आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक है। तो सबसे पहले तो वेलकम, ठीक है। और बड़ी इस बात की खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, और जब हम एआई की बात करते हैं और ये देखते हैं कि कोई एक नेशनल साइंटिस्ट हमारे साथ बैठा हुआ है तो खुशी होती है। और नो डाउट सारे जो सुनने वाली ऑडियंस है उनको भी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एआई का दौर है, हर एक की जुबान पे एआई है, ठीक है। एआई टूल्स आ गए, लोग यूज करना शुरू हो गया, एआई बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई है हमारी डेली लाइफ में भी, हमारी वर्क स्पेस के ऊपर भी। सो हम अपनी कन्वर्सेशन को, मैं कहती हूँ कि बड़ा, मैं गेस्ट को कहती हूँ इतना परेशान नहीं होना कि हमने क्या कुछ पूछ लेना है। हाँ, लेकिन एक क्या कहते हैं ना, मजा इजी लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपका बैकग्राउंड पूछूंगी कि आप लाहौर से ही हैं और क्या आपकी स्टडी है और एआई में आप कैसे एंटर? अच्छा, बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सुनी थी कि 1971 में कहीं पे इम्प्लीमेंट हुई है। तो और उससे पहले सुना था कि जापान ने 1965 में रोबोट बनाया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट पैदा हुआ जब 2003 के अंदर एक डेवलपमेंट आई चाइना की तरफ से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गोना टेक द वर्ल्ड। अब वो मेरे लिए एक सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि इंसान करेगा क्या अगर रोबोट्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो क्या होगा। तो मैंने अपनी स्टडीज को टोटली वहां पे प्रमोट कर दिया। फिर इसका जो सबसे पहला जो मेरा पार्ट था वो था मेरा 8th स्टैंडर्ड के अंदर। 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक एल्गोरिथम को डिजाइन किया मैथमेटिक्स फार्मूला को यूज करके, एंड आई वन द 3rd प्राइज फ्रॉम यूईटी। उस टाइम पर नेशनल लेवल पे हमने यूईटी में एक मैं 3rd प्राइज जीता था। उस टाइम पर एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया था कि कंप्यूटर को आप बताओ कि आप कौन सा नंबर सोच रहे हो, कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली गेस। था वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर डी बेसिक के अंदर। उसके बाद मेरा एआई में जो शौक है वो डेवलप होना शुरू हो गया। फिर बैचलर्स मैंने टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया, क्योंकि उसमें जो मैंने प्रोग्राम बनाया था या जो मेरा फाइनल सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट कैसे था कि लेजर लाइट की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो पेपर होता है उसमें सारा डेटा स्टोर कर रहे थे। और पेपर टोटल ब्लैंक है। अगर आप पेपर को तोड़ नहीं करते, फाड़ते नहीं हो, तो सारा डेटा उस पेपर में स्टोर होगा और तो पेपर विल वर्क एज अ यूएसबी। अब आप पेपर को यूएसबी का यूज कर रहे हो। वहां से फिर मेरा ये हुआ कि अच्छा इसके अंदर और कितनी इनोवेशन आ सकती है, क्योंकि लेड को अगर हम स्पेसिफिक लेजर लाइट से रीड करके एक डेटा को स्टोर कर सकते हैं विद चंक्स एंड पिक्सेल्स, देन व्हाई समथिंग एल्स। तो वहां से फिर बैचलर्स करने के बाद आगे गया, आगे एमफिल किया। एमफिल में मुझे एक और चीज का एहसास हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स नहीं है, ये चेंज करता है ह्यूमैनिटी को। सो व्हाई नॉट हेल्थ, कि इंसान की हेल्थ इससे कितनी इफेक्ट होती है। अच्छा, अभी मैं सोच ही रहा था तो एक फीमेल आई, उनके बेटे को ऑटिज्म था। अब मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ऑटिस्टिक होता क्या, ऑटिज्म क्या होता है। सो आई फाउंड आउट कि ऑटिज्म कोई साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये बनाया जाता है। सो आई यूज द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां से फिर मेरा हेल्थ टेक के अंदर आना शुरू हो गया। आईओटी डिवाइसेस को यूज किया डिटेक्ट करने के लिए कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स के ऊपर गए, फिर हमने टेंटिकल सेंसर्स को देखा कि दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। जब ये पता लगा तो उसमें और ज्यादा चीजें डेवलपमेंट में आ गई। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर पीएचडी करते हैं कि व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी। हमने पहले जो एमफिल का मेरा थीसिस था उसमें सबसे पहला जो मैंने पेपर पब्लिश किया वो किया था ओएसए के ऊपर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उस पे इतनी रिसर्च हुई उसके बाद कि ओएसए को उन्होंने नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन मिली कि ओएसए सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब वहां से कॉन्वोल्यूशनल एक नेटवर्क बना। कॉन्वोल्यूशनल एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। फिर एक कैप्सूल न्यूरल नेटवर्क आया 2017 में। उसने मुझे एक और चीज प्रमोशन दी कि इंसान का दिमाग जो है वो सोता है ही नहीं।
So we have something like conscious, unconscious, subconscious and semi-conscious. We have the 4 portions of the brain. अब जब हम कोई चीज सोचते हैं, it's sort of a time loop. कैसे कि आप जब ये सोचते हो कि आपके पास स्पेसिफिक चीज आपके साथ पहले हुई है और आप उस टाइम लूप से गुजर रहे हो, तो दैट्स एक्चुअली योर कॉन्शियस माइंड इज वर्किंग इन द सबकॉन्शियस. अब वहां से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, आपके वो सबकॉन्शियस को गेट करेगा एंड यू हैव टू डेवलप समथिंग लाइक फॉर द हेल्थ. कैसे कि इंसान का हार्ट है, वो काम करता है, पंप करता है. इट मींस कि उसको कहीं से सिग्नल्स जा रहे हैं तो वो पंप करेगा. आपको सबसे ज्यादा चोट लगती है तो सबसे ज्यादा आपको पेन कहाँ होती है? या तो आपको स्पेसिफिक जगह पे हो रही होती है, या सबसे पहले आपको पेन डायरेक्टली हार्ट के पास आती है. सो वो सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स को दे रहा है, वो आगे सिग्नल कैप्चर किए जाते हैं. सो व्हाट इफ के बीच में एल्गोरिथम लगा के हम ये पता कर सके कि एआई कैसे काम कर रही है. सो आई फाउंड आउट अ वे कि जिसमें हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इंसान का दिमाग कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, नोडल्स होते हैं, वो कैसे बनाता है और उसको वापस कैसे डिसॉल्व करता है. सो 2021 से लेके आज तक वी आर वर्किंग ओवर कि कैंसरस सेल को कैसे रिमूव किया जाए. थिंक टेक में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया मेगन के नाम से, जो है मेडिकल थर्ड जनरेशन ऑटोमेशन सिस्टम. ये क्या करेगा, इस साल जून में हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देंगे फॉर मार्केट. ये करेगा ये कि आपको तमाम मेडिकल फैसिलिटीज देगा, वो एक मेडिकल फैसिलिटी जो आपको चाहिए एक्चुअली में. जैसे इसी के अंदर एक ट्रीटमेंट है जो कि बी वैनम से होगा. अब सब ये समझते हैं कि जो एक शहद की मक्खी है वो सिर्फ या तो शहद दे सकती है या काट सकती है, लेकिन उसके काटने से कैन यू इमेजिन कि जो नोडल है वो खत्म हो जाता है हमेशा के लिए. कैंसर हमेशा के लिए खत्म होगा विदाउट हैविंग एनी कीमोथेरेपी. अब फर्स्ट स्टेज तक तो हमने इसको कर लिया है, फर्स्ट स्टेज तक हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले. सेकंड स्टेज पे कुछ ऊपर नीचे आ रहे हैं. अगर ये सेकंड स्टेज वाला हो जाता है, you don't even imagine we will able to cure 7.1 million audience across the globe. जबरदस्त. और इस पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, जापानी साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, चाइनीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी बहुत कम और रेयर हैं. क्यों है? आई डोंट नो. why didn't they wanted to work और क्यों नहीं? अब प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है कि यहाँ पे जो हमारा सेक्टर है वो रिसर्च का नहीं है. हमारे अच्छा, ये बात मैं अभी कल भी मैंने पॉडकास्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर थे, ठीक है, उनके साथ बात कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ ना यहाँ पे रिसर्च गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग रिसर्च ही नहीं करते. इवन आप ये देखिए जो एमफिल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपका वहीं से रिसर्च का जो एक कहते हैं ना एटीट्यूड आपका बन जाता है कि आपने रिसर्च करना, थीसिस लिखना. हमारे रिसर्च ही नहीं करते और जो आप रिसर्च करके थीसिस लिखते हैं वो आपकी लाइब्रेरी तक महदूद हो जाता है, ठीक है, उसके पास वो नहीं होता. तो ये चीज जब आपने एक गैप देखा, ठीक है, या तो आपका, मैं कहती हूँ कि आपका एक पैशन बना इस चीज की तरफ कि मैं हेल्थ की तरफ आऊँ, आर्टिफिशियल हेल्थ में कैसे काम करती है, आप इसको भी लेके चले जो भी आपका करंटली प्रोजेक्ट चल रहा है कैंसर के ऊपर. एआई को अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे दिमागों में ना एआई, जैसे भी आपने कहा कि मैंने 8th क्लास से एआई को स्टार्ट कर दिया, ये बड़ी इस टाइम अगर कोई और सुन रहा हो तो बड़ा हैरान होगा कि 8th क्लास से ही आपने इस चीज में इंटरेस्ट लिया, तो कहाँ पे होती थी क्या. लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि, और अब हो भी रहा है कि बीएस एआई भी स्टार्ट हो गया, बीएस सीएस भी. तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? अब आपने तो मतलब 8th क्लास से स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या करना चाहिए? अगर जो लोग बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे जाते हैं ना, तो वो एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. अगर वो डेटा साइंस पे जाते हैं तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनको लर्निंग नहीं मिलेगी. सो दे हैव टू डू कि वो कंप्यूटर साइंसेस वाली साइड पे जाए. मैं एक रीजन बताता हूँ. कंप्यूटर साइंस की जो एक्चुअल लॉजिकल रीजनिंग है वो है कि दे विल बी एबल टू डिजाइन ऑटोमेटा, क्योंकि विदाउट ऑटोमेटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटा मशीन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करेगा, और आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से ये समझ आएगा कि आपने किसी भी थ्योरी को कंप्यूट कैसे करना है. क्योंकि अगर जेनेरिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? नो वन नोज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर किसी से भी पूछे एआई क्या है, वो कहते हैं जी सब कुछ ऑटोमेट कर देगा. एआई ऑटोमेशन नहीं है. एआई इज अ बुक. उस बुक के ना अंदर एक चैप्टर है जिसको हम डेटा साइंस कहते हैं. उस डेटा साइंस के अंदर एक फर्दर चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स कह रहे हैं. उसमें फिर डेटा की क्लियरेंस है, डेटा को क्लियर करना, डेटा को रीड करना, डेटा को प्रेडिक्ट करना. फिर एक चैप्टर आता है जिसमें हम डीप लर्निंग कह देते हैं. फिर एक चैप्टर आता है जिसको लर्निंग कहते हैं. फिर एक चैप्टर आता है मशीन लर्निंग का. फिर आगे न्यूरल नेटवर्क्स है. फिर न्यूरल नेटवर्क से आगे फर्दर उनके डेटाबेसेस बनते हैं, बिग डेटा है, चंक्स हैं, फिर स्पार्क आ जाता है, इम्पेला आ जाता है, हडूप के क्लस्टर. इट मीन्स कि ये सब जब कंप्लीट होगा तो हम कह सकते हैं नाउ दिस मशीन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन. सो दैट इज एक्चुअली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से डिसीजन ले सके बिफोर द डेटा. अब आपके पास कोई डेटा आता है,
आपने डेटा को ट्रेन किया है, लर्निंग नहीं करवाई। लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम करेंगे फॉर द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से देखेंगे, अच्छा ये डेटा ऐसे आया है, डेटा ऐसे, अच्छा इसने ये रिस्पॉन्स दिया था। फिर हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, जिसको हम सुपरवाइज लर्निंग मशीन कहते हैं, या सुपरवाइज्ड है, या रीइंफोर्समेंट है, या सेमी सुपरवाइज्ड। क्योंकि अभी तक अनसुपरवाइज्ड मशीन नहीं बनी, ना बन सकती है, ना बनाई जाएगी। क्यों? अगर अनसुपरवाइज्ड आ जाए, वो सराउंडिंग से डेटा लेगी, खुद डेटा पिक करेगी, डेटा देखेगी, डेटा देखने के बाद आपको रिजल्ट देगी। अब किसी के अगर वो बुरा बिहेव कर रहा है तो मशीन ये सीखेगी ये तो बुरा बिहेव करना अच्छी चीज है, वो वैसे बिहेव करेगी। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। सो एआई इज अ बुक, उस बुक के अंदर ये सारे चैप्टर्स आते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर साइंस में ये आप सब सीखते हैं। फाइनली आप उसके साथ करें एआई का कोई प्रोजेक्ट करें, हाँ स्पेशलाइज आप उसको कल आगे आप अपना एमफिल उसके अंदर लेके जा सकते हो जैसा भी। अच्छा यहाँ पे आपने जो बात अभी की है कि हम लोग मतलब डेटा को सारा ट्रेन करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, तो आजकल लोगों को एक बहुत ज्यादा परेशानी स्टार्ट हो गई कि एआई आ गया, ठीक है, सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है, अब इंसानों की तो जरूरत ही नहीं है। आपको मिड जर्नी से आप पिक्चर्स बनवा लो, ठीक है, चैट जीपीटी से आप सब कुछ लिखवा लो, इसके अलावा इतने टूल्स है, इवन वीडियोस वगैरह भी बन जाती हैं, आप दे रहे हो, सब कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला हमारा दौर है आगे, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ पे कितनी इंप्लीमेंट हो रही है? तो आपको लग रहा है कि जॉब चली जाएंगी या वो ह्यूमंस की जगह ले लेगा? नहीं, अच्छा, ना जॉब जाएगी ना ह्यूमंस की जगह लेगा। क्योंकि रीजन बताता हूँ। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये एक टूल है। अब अगर एआई रोबोट बैठ के काम करेगा तो वो किसके लिए करेगा? इट मींस ह्यूमंस के लिए। बिल्कुल। तो आगे तो ह्यूमंस ही हैं, सो ही हैज टू डील विद द ह्यूमन। इट मींस कि ह्यूमन की सुपरविजन में ये टूल चलेगा। पहली बात तो जॉब कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी बात, ये टूल सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है, क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड नहीं है, ये सुपरविजन है। ये सुपरवाइज्ड है, जो आप इसको दे रहे हो वैसे काम करेगा। सो ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज देयर। ये अगर किसी ने किसी के ज़हन में डाल दिया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गोना रिप्लेस द ह्यूमैनिटी, तो इलॉन मास्क ने जैसे कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा डेंजरस है और वो ह्यूमैनिटी को चेंज कर देगा या उसको रिप्लेस कर देगा, तो आप फिर पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज चला क्यों रहे हैं? एमआईटी में सारी एजुकेशन हो रही है, देन क्लोज द एमआईटी, देन क्लोज ऑल द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किसी एक यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। और अगर एआई ने करना है सारा काम, देन व्हाई द पीपल आर स्टिल वर्किंग इन ऑफिसेस? माइक्रोसॉफ्ट क्यों जॉब के लिए हायर करता है लोग? डिफरेंट जो जैसे अमेज़न पे क्यों जॉब्स आ रही हैं? इट मींस कि जॉब्स अगर आ रही हैं तो ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज देयर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमैनिटी, इट विल हेल्प द ह्यूमैनिटी। अब समझने की बात यहाँ पे सिंपल ये आती है कि लोगों को डराना है या लोगों की हेल्प करनी है। हम सिर्फ यह करते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आप जितने भी पॉडकास्ट जिनके भी देखेंगे ऑनलाइन, जो भी कुछ एआई ह्यूमैनिटी को चेंज कर देगा, आप ये वाली स्किल पकड़ो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है तो टूल ही ना। बिल्कुल। अब अगर गाड़ी का फ्यूल चाहिए, गाड़ी ह्यूमन ने ड्राइव करनी है, हॉस्पिटल ह्यूमन ने जाना है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर, वो ह्यूमन देख रहा है। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी? वो हेल्प जरूर कर सकती है कि क्रॉप्स को पानी किस टाइम पर देना है। वो हार्ड वर्क को थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रही है, ठीक है, आपको इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, वो आप अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्क कर। अच्छा, ये बात बड़ी मतलब आपने बिल्कुल सही की कि जो हमारे जो डराया ज्यादा जाता है, ठीक है, अब जितने आप देख लें जो यंगस्टर्स हैं बैचलर्स करके निकले, उनके ना माइंड सेट जो उसको खराब किया जा रहा है। जो ऑनेस्ट बात है, वो ये सोच रहे हैं कि हमें ना, अब उनको समझ नहीं आ रही हम फील्ड कौन सी पकड़े, क्योंकि वो इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तो सब कुछ एआई चल रहा है, एआई सीख लो। तो मैं खुद ये बात करती हूँ कि एआई को चलाने वाले भी हम ही हैं। जब हमें कुछ नहीं आएगा, बल्कि इसको वो कहते हैं आप इसको सीख लो कि इसको चलाना कैसे। जब आप इसको सीख लोगे तो आपकी तो जॉब कहीं नहीं जा रही। आप ही को लोग जो मिड जर्नी की अगर हम बात करें, मिड जर्नी पे इतने जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं, इतनी जबरदस्त कमांड देते हैं और बिल्कुल वो रियल पिक्चर्स आपके सामने आ रही है। तो देन अब मतलब आप उस चीज को सीखो बजाय इसके कि डरने के। अब मैं मजे की बात बताऊं, मिड जर्नी काम कैसे करता है। मिड जर्नी पे आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद आंसर आ कहां से रहा है? जो डाटा सेव करवाया आप ही ने नहीं, जो आप जब, क्योंकि मिड जर्नी एक्चुअली डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, तो जितने लोग डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए हैं और वो फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, मिड जर्नी उनके पीयर से कैशे उठाएगा, वहां से एक इमेज जनरेट करेगा, वो आपको देगा। इसको पीयर्स एंड सीड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे टॉरेंट से हम कोई फाइल डाउनलोड करते थे, उसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होती थी, वहां पे पीयर और सीड का कॉन्सेप्ट है। मिड जर्नी डिस्कॉर्ड आपके पीयर और सीड से बात करता है। अगर सेम चीज किसी ने पहले डिजाइन करके कभी अपने सिस्टम में रखी है, वो आपको डिस्कॉर्ड वहां से कैशे से सीड उठाएगा, उसको पीयर्स में कन्वर्ट करेगा, आपको डेटा दे देगा। क्योंकि अगर डिस्कॉर्ड के अलावा मिड जर्नी क्यों नहीं काम करता, मिड जर्नी को डाउनलोड क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि मिड जर्नी इज नॉट अ एआई प्रोफेशनल टूल। वो क्या करेगा? प्रॉम्प्ट पिक किया, प्रॉम्प्ट को देखा,
सीड्स पिक किए, पीयर्स देखा, वहां से एक जेनेरिकली इमेज को जनरेट किया, आपको करा दिया। जबरदस्त। अच्छा, ये वाली बात अब लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मिड जर्नी पे काम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था लोगों का। सारे एआई टूल ऐसे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी की क्यों कहता है कि 2021 के बाद उसके पास कोई डेटा नहीं है? इट मींस कि चैट जीपीटी को भी डेटा स्टोर करवाया गया है। एग्जैक्टली। वो उस डेटा को एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद वो आपको देता है। इट्स एन ओपन एआई, क्योंकि हमने अब पीएफटीपी के लिए अपना एक चैटबॉट बनाया है खुद से। हमने उसको खुद लर्निंग करवाई, हमने उसकी खुद फाइन ट्यूनिंग की है, हमने खुद उसको डेटा स्टोर करवाया। अब जब डेटा स्टोर करवाया है तो हमें ये चीज को ही पता लगा कि वो लर्निंग वहां से उस डेटा से नहीं करता, वो करेगा एक मॉडल से। जो चैट जीपीटी का टर्बो है या कोई भी एक मॉडल है, हम चैट जीपीटी 4 यूज कर रहे हैं, टर्बो यूज कर रहे हैं, मर्लिन एक और चैट जीपीटी का मॉडल है। अब वो हर मॉडल अपने हिसाब से ट्रेनिंग करता है, लर्निंग करता है। अगर वो लर्निंग नहीं कर रहा, वहीं पे वो रोक देगा। इट मींस कि ये टूल्स हैं, कि इनको सिखाया जाता है। अब पाकिस्तान में चैट जीपीटी और है, अगर आप उस पे वीपीएन यूज करोगे आपका चैट जीपीटी टोटल चेंज हो जाएगा। अब नो वन नोज इन पाकिस्तान के चैट जीपीटी कैसे चेंज हो रहा है। आपको जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है वो सिर्फ आपको एक दिखावा दे रहा है, लेकिन जैसे आप वीपीएन यूज करोगे वहां पे चैट जीपीटी के ऊपर लिमिटेशन है। यहाँ पे तो आप पूरा पूरा थीसिस निकाल रहे हो, बाहर की कंट्री में आप थीसिस लिख ही नहीं सकते। अब उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने एशियन कंट्रीज को एक टूल्स दे दिए बेवकूफों की तरह। अब वो टूल्स कर क्या रहे हैं, यहाँ पे बच्चा सीख कुछ नहीं रहा। जब वो आउटसाइड द मार्केट से जाके कम्पीट करने लगेगा, उसको आता ही कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी इज देयर। अब अगर मैं अपने जमाने की बात करूं, व्हेन वी वर लर्निंग 2009 तक हम लोगों ने क्या किया, हम डिफरेंट कोडिंग जब बनाते थे, कोड करते थे, तो हमारे पास हेल्पिंग कोई टूल नहीं होता था। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन कि अच्छा इसको अब सॉल्व कैसे करना है। खुद से लॉजिक्स हमने क्रिएट किया, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यूज किया। अब वहां पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करवाया जा रहा था। आउटसाइड द पाकिस्तान भी ये होता है। 3 साल चाइना में रहने के बाद एक चीज जरूर वहां पे सीखी कि जो सुबह फजर के टाइम उठने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पता है क्या है। यहाँ पे तो फजर की नमाज के बाद फिर लोग सो जाते हैं। वहां पे आपके स्कूल सुबह 6 बजे लग जाते हैं, 12 बजे आपके स्कूल ऑफ, आपके ऑफिस तकरीबन 5 बजे लगते हैं और 1 बजे आपके ऑफिस ऑफ। अब 1 बजे से लेके आपके पास रात तक का टाइम है, आपने अपने टाइम को जिस मर्जी डिवाइड कर ले। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो 1 बजे तो लोग ऑफिस पहुंचते हैं अपने। बिल्कुल ऐसे। अब वहां पे जो सीईओज हैं वो सुबह 5 बजे आता है, 1 बजे चला जाएगा, 1 बजे के बाद वो दूसरा बिजनेस करेगा, 4 बजे तक वो देखेगा, 4 बजे से लेके रात तक वो अपने को और बिजनेस देखेगा। सो दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स। एग्जैक्टली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको ये कहते हैं अच्छा चैट जीपीटी आ गया, इसमें ऐसे हो गया, इसने ये कर लिया, एआई ने आके ह्यूमैनिटी को चेंज कर देना है। देन तो फिर यूनिवर्सिटीज बंद कर दो ना। बिल्कुल। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या जो हमारे स्कूल्स हैं जहाँ से बच्चे की ग्रोथ हो रही है, स्कूल भी बंद करो। क्योंकि आगे जाके जब उसने जॉब करनी नहीं, उसको जॉब मिलनी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब करना है, तो वो क्या कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग जो एआई की बात कर रहे हैं, जो लोग इसको सीख रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए बाहर सर्विसेज दे रहे हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो हमें बाहर, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर की मार्केट बहुत ब्रॉड है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर ज्यादा अपना मतलब उधर काम करना चाहिए, वहां से ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो फायदा हो ही रहा है, यहाँ के जितने और यहाँ के लोग जैसे आप हैं, आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको रिसर्च भी बहुत ज्यादा मिली। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए, बाहर किस तरह सर्विसेज देनी चाहिए, और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात कि सर्विसेज अगर आप बाहर दे रहे हो ना, तो आप पहले तो सारा दिन अपने भी यूटिलाइज करो कि आपने अपने लिए क्या करना है, अपने कंट्री के लिए क्या करना है। सो ट्राई टू मेक समथिंग फॉर योर ओन कंट्री, चाहे वो आप 1% करो काम, 1% करो या 1% से भी कम करो। अपने साथ वो लोगों को जोड़ो जो आपके विजन पे आपके साथ काम कर सकते हैं। लाइक मी एंड डॉक्टर वकास इज वर्किंग ऑन अ विजन कि हमने पूरे पाकिस्तान से 1 मिलियन यूथ को ट्रेन करके ऑन दीज काइंड ऑफ स्टफ अपने साथ अलाइन करना है। सो वी विल बी एबल टू मेक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि 1 मिलियन की कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी होगी। अब हम उस विजन पे जुड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स के साथ भी आते हैं। फैक्ट ये है कि हमें हमारे बात पता है कि ये बात करना है। अब आउटसाइड द पाकिस्तान आप सर्विसेज दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देंगे, आपके पास छोटे से छोटा कोई स्किल है ना, इवन यू कैन कुक, आपके पास बहुत अच्छी रेसिपी है, वर्किंग नॉट वर्किंग पे जाके आईडी बनाए, अपनी रेसिपी सेल कर दें, आपको एक रेसिपी के $5 मिलेंगे। अब फीमेल्स के लिए रेसिपी सेल करना कितना मुश्किल काम है। फिर अगर आपको कुछ नहीं आता, आप दुनिया की सबसे ज्यादा खराब ड्राइंग बना सकते हैं ना, NFT पे सेल कर दें। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इजीली डू।
चाहे मार्केट पाकिस्तान के या बाहर है, पाकिस्तान में भी काम है, लेकिन यू हैव टू सर्च। आप लिंक्डइन पे जाओ, आप रिमोटली सर्च करोगे पाकिस्तानी कितनी कंपनीज आपको रिमोटली काम दे रही है, ऐसे ही। बैठ के आप वहाँ उनके साथ काम करें। फैक्ट ये है कि हम सर्च नहीं करते। हम्म, फिर अगर आपने पाकिस्तान से बाहर काम करना है तो आप रात को जाग नहीं पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि सारा दिन तो आप यहाँ पे हो, फिर रात हम्म, को क्या करोगे? सो अगर आप अपने पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, इसको डिवाइड कर दो। 8 घंटे आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, 8 घंटे आप सो जाओ, बाकी 16 आवर्स ये गए, बाकी आपके पास 12 आवर्स बच गए ऑलमोस्ट। अब वो जो 12 आवर्स हैं या उससे भी कम है, बल्कि तकरीबन आपके पास 8 घंटे और बच गए। 8 आवर्स को आप यूटिलाइज करो, उसमें से भी 4 घंटे और निकाल दो। आपने खाना है, पीना है, इधर उधर चैटिंग करनी है। 4 आवर्स आप अपनी उस स्किल को दो जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, बिल्कुल। जो आउटसाइड द पाकिस्तान चल रही है। उसमें एआई हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है आपकी, इवन किसी का वॉइस ओवर्स होते हैं, और वॉइस ओवर की सबसे ज्यादा बिगेस्ट मार्केट है ऑस्ट्रिया के अंदर। आप वॉइस ओवर अपने सेल कर सकते हो। यहाँ पे मुझे याद है हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और नो डाउट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक बूम है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है वो वीडियो कंटेंट का है। क्योंकि उसमें मैंने ये देखा कि हमारी ब्लॉग राइटिंग भी खत्म हो रही है, पोस्ट वाला कंटेंट भी, वीडियो जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, तो उसमें आप वॉइस ओवर्स कितना ज़्यादा काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं वही बात करूँगी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड है। अब आप देखें कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फेसबुक के पेजेस भी बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बन रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लाइक आपके पास टैलेंट है, एडिटिंग के टूल्स आपको पता है हमने यूज कैसे करना, बड़ी अच्छी एडिटिंग कर लेते हो। तो मैं जब यूएमटी में सेमिनार्स करी थी तब भी मैंने वहाँ ये बात की कि देखें अभी बहुत सारे बच्चे ना उनका यही माइंड होता है यहाँ से निकलेंगे तो हमें बहुत बड़ी कंपनीज लेंगी, लेकिन किसी को वहां पे ये नहीं पता था, बहुत कम बच्चे थे जिनको ये पता होगा कि भाई आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, अपनी ब्रांडिंग करना शुरू करो, क्योंकि ये भी एक स्किल है जिसको आप सीख लोगे। आप ब्रांडिंग करना शुरू करोगे, जब तक आप यहाँ से बाहर जाओगे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर भी कुछ इस तरह के कि बस पढ़ी जाओ, रट्टे लगाओ और बात खत्म, ऐसे ही है। नेटवर्किंग नहीं है लोगों। हालांकि मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी से ही आप नेटवर्किंग करना सीख जाते हो, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, डाइवर्सिटी आपको मिल जाती है प्रोजेक्ट्स में, माइंड्स में, लोगों में, कि आप उसको लेके चल सकते हो। मैं इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी कि अभी हम बैक स्टेज जो अपनी बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और एआई उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, हर एआई तो हर जगह ही आ रही है, बट साइबर सिक्योरिटी को अगर आप थोड़ा सा इजी करके एक बताएं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और इसको हम किस तरह से ये इंप्लीमेंट हो रही है हमारी चीजों में। साइबर सिक्योरिटी का अगर मैं सिंपल से एक वर्ड बताऊं कि जब आप बैंक में जाते हैं, आप अपना एटीएम कार्ड बैंक में डालते हैं, तो वो भी आपका पीछे स्कैन होता है। वो जो छोटी सी चिप आती है ना, आपके सीएनआईसी में भी है, उसमें भी है, उसको आरएफआईडी कहते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी सिक्योर्ड चिप होती है कि आपको ट्रैक ना किया जा सकता है। अदरवाइज अगर वो चिप ह्यूमन, अगर आरएफआईडी जो हमारे यूनिवर्सिटी के कार्ड में भी होते हैं, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। सो एनीवन कैन इजीली ट्रैक यू, चाहे वो कोई भी है। वो आपके एटीएम कार्ड से आपको ट्रैक कर सकता है कि आप इस टाइम पर कहाँ पे हैं। आपके सेल फोन में जब आपने अपना वो लॉगिन पासवर्ड लगा दिया तो इट मींस कि वो भी एक ट्रैकिंग है। सो साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा पीछे बैठ के इन सारी चीजों को सिक्योर कर रहा है कि इसके पैकेट्स किसी इलीगल कंट्री में इलीगल बंदे को सेंड ही ना हो, डार्क वेब पे जाए ना। अब लोगों को ये भी नहीं पता डार्क वेब है क्या। डार्क वेब एक ऐसी साइट है जहां पर, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका डेटा सेल होता है, और वो डेटा आपका करोड़ों में सेल। लेकिन उन्होंने डेटा आपका करना क्या है? एक क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि व्हाई दे नीड आवर डेटा। हम तो एक नॉर्मल से एक लोग हैं, वो एक्चुअली आपका डेटा यूज करके एक डीप फेक फेस बनाएंगे। डीप फेक फेस क्या होता है? इंटरनेट के ऊपर आपकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। फेस आपका हो सकता है आईज किसी और की हो, वॉइस किसी और की हो, तो डीप फेक फेस शो ये करेगा दैट इज यू, लेकिन टेक्निकली दैट इज नॉट यू। सो वो एक फेस से तकरीबन 10-12 लोगों का काम इकट्ठा कर रहा होगा। अच्छा, ये चीज एक मैंने शायद देखी भी थी कि आपके फेस को यूज करके एक एआई टूल ऐसा है जो आपके फेस को यूज करके काम कर रहा है। इट्स नॉट एन एआई, वो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम हो रहा है। ये डीप फेक फेसेस है। डीप फेक फेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उसमें आपके फेस के कुछ पोर्शंस को यूज करते हैं एंड दे मेड अनदर पर्सनालिटी। वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी आपको वीडियोस भी मिलेंगी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। हाँ, उनके पीछे एआई चल रहा है। अब उनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सुपरवाइज्ड है। वो आपसे उतनी लिमिट में बात करेगा जितनी आप उस लिमिटेशन, अब जैसे लिमिटेशन क्रॉस करोगे उसका आंसर आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाती है, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, बाहरी कंट्रीज में तो ऑलरेडी है। अब साइबर सिक्योरिटी आपके फोन से लेके आपके घर पहुंचने तक सारी जगह पे है। कैसे?
अगर आपका फोन जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हो तो वो कहते हैं कि टू वे इंक्रिप्टेड है। वो टू वे इंक्रिप्शन का जो छोटा सा मतलब है वो ये है कि आपकी चैट किसी चैट इसके अंदर सर्वर में सेव नहीं हो रही, जबकि हो रही है। वो एक सर्वर में आपकी चैट सेव करते हैं। फिर ब्लैकबेरी इज वन ऑफ द बेस्ट मैसेंजर जो कहता था कि जी हम डेटा स्टोर नहीं करते, लेकिन उनका पे भी डेटा स्टोर होता है। इसके पीछे बिग डाटा लगा होता है। बिग डाटा क्या करता है, हदूप के क्लस्टर्स के अंदर आपका डेटा स्टोर करता जा रहा है। अब आप कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इवन वी आर कन्वर्सिंग, हमारा ये जो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, बिक्सबी है, गूगल है, ये हमारी कन्वर्सेशन किसी हद तक सेव कर रहा है अगर हमने इसको अलाउ किया हुआ है फोन में। हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो सेव रखेगा। लेकिन अगर हम अपनी लोकेशन ऑफ कर देंगे, वो लोकेशन को तो सेव नहीं करेगा, लेकिन गूगल हमारा डेटा जरूर रखेगा। अच्छा, ये होता भी अगर हम कोई बात कर रहे होते हैं और जब हम मोबाइल खोलते हैं वो चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं, ये चीज अक्सर होती है क्योंकि हमने उसको अलाउ किया हुआ खुद से फोन में। अगर आप अपनी लोकेशन ऑफ कर दें, गूगल असिस्टेंट ऑफ कर दें, आपको कोई भी सजेशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो सजेशन उसको गूगल असिस्टेंट दे रहा है। इट्स नॉट लाइक कि वो कोई एआई आपकी बात सुन रहा है। वो गूगल असिस्टेंट है, बिक्सबी है, गूगल असिस्टेंट है, या हमारे पास कोटाना है जो उसमें विंडोज में है, फिर सीरी है आईफोन के अंदर आ गई। सो ये एक लिसनर्स हैं जो हमारी कंटिन्यूसली लिसनिंग सुन रहे हैं। सो इसके पीछे भी साइबर सिक्योरिटी है। अब साइबर सिक्योरिटी में बहुत और चीजें आती है। हमने 2 टूल्स बनाए इन सारी चीजों को रोकने के लिए। एक हमारा टूल है थ्रेड आई का, हम वो डिफरेंट कंपनीज में दे रहे हैं। एक हमारा अलर्ट स्ट्राइक। अलर्ट स्ट्राइक क्या करेगा, जैसे ही आपके सिस्टम में कोई तीसरा चौथा बंदा पेनिट्रेट करने लगेगा, वो आपको अलर्ट जनरेट कर देगा और एआई उसको खुद से रोक देगा कि ये बंदा आया, इसने ये फाइल सेंड की, चाहे वो पीडीएफ है, चाहे वो व्हाट्सएप है, कुछ भी है, वो रोक देगा भाई ये इलीगल अथॉरिटी से अंदर आ चुका है। इवन आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे आपकी साइबर सिक्योरिटी काम कर रही है। अब यूट्यूब पे कैसे कर रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर एक ऐड चलती है। अब ऐड अगर इनअप्रोप्रिएट है तो यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली रोक देगा। दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे इसमें एक और, जब आप टीवी चैनल देखते हैं, वो भी एक साइबर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल से होकर आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक एंड्रॉइड बॉक्स है, एंड्रॉइड बॉक्स पीछे कनेक्टेड है। अब अगर उसके बीच में कोई एक छोटा सा एंटीना लगा दे, जिसको हम जिटर कहते हैं, जिटर किसी भी फ्रीक्वेंसी की राउटिंग आपके चैनल पे सेंड की जा सकती है। अब जिटर आपकी फ्रीक्वेंसी को रोके ना, वहां पे भी साइबर सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी इज ऑलवेज एवरीवेयर। ये साइबर सिक्योरिटी एक छोटे से उसमें है कि विदाउट साइबर सिक्योरिटी आजकल की दुनिया में आपके पास कुछ भी नहीं है। ग्रेट। अच्छा, ये वाली चीज एक सुन के कि साइबर सिक्योरिटी किस तरह काम कर रही है और आर्टिफिशियल इसके साथ कैसे काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनको भी क्लियर हुआ होगा। वेल दाऊद, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और बहुत सारी एक्सट्रीम मैं कहूँगी कि इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें मिली, और नो डाउट आप एक साइंटिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा काम करें। जाते जाते मैं आपसे एक यही क्वेश्चन करूंगी, जैसे आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है डॉक्टर वकास के साथ, जो आपने अभी बताया, उसके ऊपर पीएफटी वेब, ठीक है, उसमें आपका क्या एक मिशन है, विजन है कि स्टूडेंट्स को या जो फ्रीलांसर्स हैं या जो भी हैं उनको आप किस तरह से इंगेज करें, और उसका मिशन क्या है, विजन क्या है? हमारा जो प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर जो विजन है ना, वो ये है कि हमने 1 मिलियन यूथ को ट्रेन करके पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज, या हमने खुद उनको ऐसे अडॉप्ट करना है कि वो अपने खुद से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और दुनिया उनके प्रोजेक्ट्स परचेज करे उनसे। ठीक हो, ये नहीं कि आप किसी के लिए काम करो, वो अपना एक प्रोजेक्ट बनाए। लाइक जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, कम टू अस। हम उस आइडिया पे या तो इन्वेस्ट करेंगे इफ आइडिया इज दैट मच गुड, या हम आपको ट्रेन करेंगे कि उस आइडिया को कैसे बूस्टअप किया जाए। ठीक हो गया। अब वो 1 मिलियन यूथ की अगर कोई कंपनी होगी, यूथ की, नॉट द प्रोफेशनल्स, यूथ की, जो मैट्रिक का होगा, मैट्रिक से ऊपर का होगा, तो आप खुद से अंदाजा लगाओ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक भूत सवार है लोगों के, जो वो ह्यूमैनिटी को चेंज कर देगा, ये वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब एक 10 साल का बच्चा अपने पास 20-30 हजार लेके घर जा रहा होगा या खुद से घर बैठ के अर्न कर रहा होगा, तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये एक डर रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी दुनिया में उसको रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल। सो हमारा जो मिशन है वो ये है कि इन यूथ की एक ब्रैकेट बनाई जाए 1 मिलियन तक। 1 मिलियन को पहले ट्रेन करें। अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 को ट्रेन कर चुके हैं। सो वी आर इन द मिशन के 1 मिलियन हमने कब करना है। 1 मिलियन करने के बाद वी विल लॉन्च अ कंपनी विद 1 मिलियन टाइप और समथिंग, और उसको फिर हम पूरी दुनिया को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तानी यूथ और इवन बाकी सारी कंट्रीज को भी, कि जो हमारे कुछ मुखालिफ बोलते हैं, कुछ ऐसे करती हैं, कि पाकिस्तानी यूथ इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यूथ, जो कि किसी भी कंट्री को बहुत इजीली गिरा भी सकते हैं टेक्नोलॉजी में और उनको हरा भी सकते हैं टेक्नोलॉजी में। अब जैसे अभी रिसेंटली एक फीमेल का स्टार्टअप मैंने देखा, किसी यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक है, एंड ही सेड के उनका 5 लाख लगा है। तो उस बंदे ने, एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि कितने में सेल करोगी, शी सेड के मैं 25 लाख में सेल करूंगी।
अब उसका एक स्टार्टअप स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। अब अगर ईवी बाइक पाकिस्तान में, हैवी बाइक टाइप ईवी अगर पाकिस्तान में आ जाती है या वो लॉन्च उसने जैसे कर दी है, तो कितनी ज्यादा बाइक्स यहाँ पे लोग यूज करेंगे, वो बहुत ज्यादा। हर एक की विश है जी एक हैवी बाइक हो, वो आराम से हैवी बाइक ले लेंगे, और वो ईवी इलेक्ट्रिक बाइक, इट मींस के उस बंदे को फ्यूल की टेंशन खत्म हो जाएगी। सो पाकिस्तानी पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। अगर इनकी रैंकिंग देखी जाए, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क, तो उन्होंने कहा था कि यार आप लोग चौथे नंबर की रिकग्निशन हो कि दुनिया के सबसे चौथे नंबर पे आप इंटेलिजेंट आते हो, इंडिया 7वें नंबर पे है। पहले को उन्होंने धक्के से अमेरिका को कर दिया, दूसरा रशिया, तीसरा वो कहते हैं कि इसके हैं ऑस्ट्रेलिया के, चौथे नंबर पे हम हैं। सो इफ वी, और जर्मनी और पाकिस्तान कंपीटिंग इन द सेम पोजीशन, अगर हम उनको compete कर रहे हैं, और ये यूथ की बात है, कोई साइंटिस्ट की कोई उनकी बात नहीं हो रही है, ये यूथ के कैलिबर्स की बात हो रही है। सो जो यूथ है ना, वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर हम अपने खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करें ना, जैसे 5 साल का एक बच्चा है, उसको ये ना कि आपने कार्टून या ड्रामे देख रहे हैं, उनको आप छोटे छोटे टूल्स पे लगा दो, लर्निंग टूल्स पे लगा दो, चाहे वो आपको इंटरनेट से बेशुमार मिल जाएंगे। अब जैसे मेरे घर में जो सबसे छोटी है, शी स्टार्टेड डिलिंगो। डिलिंगो से उसने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी। आई वाज शॉक्ड, मैं घर गया तो शी सेड के मैंने ये लैंग्वेजेस सीख ली हैं। मैंने कहा ये कब से? कहती मैं 3 माह से काम कर रही हूँ। आई डोंट इवन नो कि डिलिंगो है क्या। फिर मैंने डिलिंगो को सर्च किया, डिलिंगो कैसे काम करता है। अब डिलिंगो पे लोग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। अब इस बात को 2 साल हो गए। अब नो वन नोस 2 इयर्स बैक के डिलिंगो कोई एग्जिस्ट करता था। क्योंकि मुझे जब उसने बताया कि भाई उसने जर्मन सीख लिया, उसने चाइनीज सीख लिया, उसको इंग्लिश की ये चीजें आ गई हैं, ये लैंग्वेज स्किल्स ही हैं। अब वो माशाल्लाह से पता नहीं 7-8 और लैंग्वेजेस सीख चुकी है। सो अगर हम बच्चों को यहाँ से ट्रेन करें कि आप स्किल्स को लो, अडॉप्ट करो, अडॉप्ट करना सीखो, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ये डर ये रह जाएगा कि जी आपको कभी दुनिया में रिप्लेस कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली और वो ये बात तो वैसे ही बहुत मशहूर है ना कि पाकिस्तान बड़ी जुगाड़ू कौम है कि देखिए सेकंड बेस तो वो खुद ही निकाल लेती है। तो टैलेंट है, मतलब आपकी सोच इतनी, आप इतना अच्छा सोच लेते हो कि आप सेकंड बेस खुद ही निकाल देते हैं। और कोई शक नहीं, ये बात मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि यूथ वाकई हमारी बहुत टैलेंटेड है। अगर वो सही जगह पे अपना जो टैलेंट लगाना शुरू कर दे तो नो डाउट कि हम भी कम्पीट कर सकते हैं वर्ल्ड को। वेल थैंक यू सो मच दाऊद, और बहुत मजा आया आपके साथ करने का। और अब AI, साइबर सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये बहुत अच्छा जो भी आपने हमें लास्ट में मैंने दाऊद से पूछा कि आपके पास कोई भी अच्छा आइडिया है, कोई आपके पास स्टार्टअप है जिसको आप करना चाह रहे हैं, आप आएँ, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप इनको लिंक्डइन पे देख सकते हैं। आप आएँ, अपना आइडिया शेयर करें और आप जो है उसको लेके चलें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें और अपने लिए भी जरूर कुछ करें, क्योंकि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत टैलेंटेड है और आप ही आप हैं। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, अपने आप को समझे, अपने आप को वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, इंशाल्लाह दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। रिदा नकवी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।